हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। इधर कुछ दिन से लगभग 4-5 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण तबीयत ख़राब हो गई थी। बट अभी सब ठीक है। कोशिश रहेगी हर रोज़ एक आप सबके लिए एक वीडियो कम से कम डाला जाए। हमारा प्रैक्टिस सेशन जो है वो चल ही रहा है, बट साथ में मैंने आज सोचा कि नायलॉन, जिसका पीडीएफ मैंने आप सबको पहले शायद शेयर कर दिया था, तो उसी को आज मैंने सोचा आप सबके लिए नायलॉन के बारे में लाया जाए। तो आइए हम देखते हैं कि नायलॉन में क्या है। नायलॉन इसे एक संश्लेषित रेशा, ताप सुनम्य रेशा, थर्मोप्लास्टिक रेशा के नाम से हम जानते हैं। नायलॉन को हम संश्लेषित रेशा, ताप सुनम्य रेशा, थर्मोप्लास्टिक के नाम से हम जानते हैं। नायलॉन मानव निर्मित पहला रासायनिक रेशा है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मानव निर्मित पहला रासायनिक रेशा कौन सा है, तो वो है नायलॉन। नायलॉन में 100% केमिकल मिलाकर बना होता है। नायलॉन को हम जादुई रेशा, मैजिक फाइबर एवं जीवन सुगम्य रेशा या फिर इजी लाइफ फाइबर के तथा धुलो और पहनो, वॉश एंड वियर के नाम से भी जानते हैं। ऊपर भी हमने इसके नाम के बारे में देखा था और नीचे भी सारे ही नाम इम्पॉर्टेंट है। नायलॉन की खोज कहाँ हुई थी, तो नायलॉन की खोज अमेरिका में हुई थी और इसे 20वीं सदी की चमत्कार के नाम से हम जानते हैं। नायलॉन को हम 20वीं सदी के चमत्कार कहते हैं। इसकी खोज डॉक्टर वेलेस एच कैरोथस ने की थी, जो कि EI न्यूरमस नामक कंपनी में एक प्रमुख रसायन शास्त्री के रूप में कार्य करते थे। डॉक्टर वेलेस एच कैरोथस को पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया जानने की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी और ऐसा ये सभी जानते हैं कि अगर जिस भी चीज़ में अगर इंसान की जिज्ञासा आ जाए और वो उसे जब तक हासिल ना करे तो ये हो ही नहीं सकता है। तो वैसे ही डॉक्टर एच कैरोथस को पॉलीमराइजेशन जानने की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी और उसी जिज्ञासा को संतुष्ट करते करते उन्होंने नायलॉन का आविष्कार कर दिया था। पॉलीमराइजेशन अणुओं का एक श्रृंखला में व्यवस्थित कर देना होता है। पॉलीमराइजेशन किसे बोलते हैं, तो जिसमें अणुओं को एक श्रृंखला में, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये डिस्टेंस हो जा रहा है लेकिन ऐसे ऐसे चिपके एक, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है अच्छे से, यहाँ दिया हुआ है पॉलीमराइजेशन एग्जाम्पल में इसके छोटे छोटे अणुओं को जोड़ के एक बड़ा अणु बना देता है, उसे ही पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नायलॉन की क्वालिटी के बारे में बताई जा रही है कि नायलॉन में मजबूती, टिकाऊपन, चमक, कार्य क्षमता, प्रत्यास्था, प्रतिस्पंदनता का गुण पाया जाता है। इसका रखरखाव बहुत ही आसान होता है और यह गंदा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि इसके अणु में इतनी जगह नहीं होती कि वहाँ पे जाके गंदगी अपनी जगह बना सके, तो ये गंदा नहीं होता। इसे प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वर्तमान में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसे 20वीं सदी के चमत्कार एवं वरदान भी बोलते हैं। रासायनिक रेशे में लीनियर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। अब आइए देखते हैं उन नायलॉन का इतिहास। एएस ग्रुप पहले मैं टेलीग्राम पे लॉन्ग टाइम से पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम एएस ग्रुप रखा था। फिर बच्चों से पूछा कि क्या नाम रखा जाए, उन्होंने जिद किया था एक नाम रखा जाए, तो मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया था एएस कोचिंग सेंटर। तो आइए देखते हैं नायलॉन का इतिहास। तो 1935 में हेक्सामिथिलीन डाई एमीन प्लस एडिपिक एसिड को मिलाकर नायलॉन बनाया गया। इन दोनों में 6 अणु कार्बन के विद्यमान थे। हेक्सामिथिलीन डाई के 6 अणु एंड एडिपिक एसिड के 6 अणु, इसलिए इसे स्टार्टिंग में नायलॉन 66 कहा जाता था। तो नायलॉन 66 क्यों कहा जाता है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह पता चल गया होगा कि हेक्सामिथिलीन डाई एमीन प्लस एडिपिक एसिड दोनों के 6 अणु, दोनों में 6 कार्बन अणु विद्यमान होते थे और इन दोनों के 6 अणु होने के कारण ही इसे नायलॉन 66 नाम दिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं।
1939 में इसका नाम नायलॉन रखा गया। पहले इसे नायलॉन 66 के नाम से जानते थे। क्यों जानते थे ये आपने बैक साइड देख लिया। अब इसके आगे हम देखते हैं। उसके बाद इसे 1939 में नायलॉन नाम रखा गया एंड 1940 में नायलॉन के रेशे से निर्मित वस्त्र बाज़ार में बिकने लगे। और नायलॉन की रेशे की लंबाई एवं बारीकी का मूल्यांकन डेनियर में किया जाता है। और बाज़ार में जो रेशे आए थे 1940 में नायलॉन के, उसे हम होजरी नाम से जानते हैं। तो होजरी नाम से नायलॉन के रेशे 1940 में मार्केट में आना प्रारंभ कर दिए थे। और नायलॉन के रेशे की लंबाई एवं बारीकी का मूल्यांकन हम डेनियर में करते हैं। और अब ये है कि नायलॉन का निर्माण कैसे हुआ था। तो हेक्सामिथिलीन डाई प्लस एपिडिक एसिड को मिलाने से हमें नायलॉन सॉल्ट यानी नायलॉन लवण की प्राप्ति हुई थी। एंड नायलॉन लवण को ऑर्कलेट से गुजारने पर पॉलीमराइजेशन लिनियर प्राप्त हुआ था। एंड पॉलीमराइजेशन को कास्टिक व्हील से गुजारने पे हमें नायलॉन रिबन मिला था। अब रिबन को हम ठंडे पानी में डालते हैं। डालने पे वो जम जाता है। जमे रिबन का हम छोटा छोटा टुकड़ा काट कर नायलॉन फ्लेक्स, छोटा छोटा जो टुकड़ा काटते हैं उसे हम नायलॉन फ्लेक्स कहते हैं। अब फ्लेक्स को हम पिघलाते हैं और पिघला के हमें गाढ़ा घोल की प्राप्ति होती है। अब इस घोल को हम स्प्रिन नेट से गुजारते हैं। स्प्रिन नेट एक शावर के जैसा होता है, तो उससे गुजारते हैं और गुजारने पे हमें नायलॉन के धागे प्राप्त होते हैं। अब नायलॉन के धागों को मशीन में लगी रील से 7 से 8 गुना ज़्यादा खींचते हैं, जिससे कि हमें सूक्ष्म बारीक एवं लचीला धागा प्राप्त होता है। नायलॉन फ्लेक्स के घोल को जब हम स्प्रिन रेट से गुजारते हैं तो स्प्रिन रेट ऐसे होते हैं, शावर जैसे ऐसे बने होते हैं, इसमें छिद्र होते हैं। और जब यहाँ से नायलॉन फ्लेक्स के जो घोल होते हैं उसे हम डालते हैं तो इन्हीं छिद्रों में से ऐसे पतले पतले रेशे धागे की तरह निकलते हैं। तो हमें नायलॉन के धागे प्राप्त हो जाते हैं। और इसी धागे को हम मशीन में लगी रील से 7-8 गुना ज़्यादा खींचते हैं। खींचते क्यों हैं? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म, बारीक एवं लचीला धागा प्राप्त हो। अब आगे देखते हैं इसके प्रोसेस है। बहुलीकरण की प्रक्रिया, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, बहुलीकरण की प्रक्रिया, फिर उसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ चिप्स, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, फिर स्पिनिंग ऑफ फाइबर, घोल को स्प्रिन रेट से गुजारना। फिर आता है ड्राइंग ऑफ द फाइबर, स्प्रिन रेट के रेशे को निकालना एवं धागे को 7 से 8 गुना खींचना। इसका अभी हमने सारे प्रोसेस बहुत ही अच्छे से देखे। उसके बाद से आता है डिलस्टिंग ऑफ यार्न, यानी चमक को कम करना। चमक को कम कैसे करते हैं? तो टिटेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा हम नायलॉन के रेशे की चमक को कम करते हैं। एंड उसके बाद से आता है घुंघराले एवं घुमावदार बनाना। जब हम उसे खींचते हैं तो वो घुंघराले एवं घुमावदार बन जाते हैं 7 से 8 गुना खींचने पे। अब नायलॉन के रेशे के प्रकार देख लेते हैं। नायलॉन से 5 प्रकार के धागे या फिर रेशे प्राप्त किए जाते हैं। पहला है मोनोफिलामेंट, फिर है मल्टीफिलामेंट, फिर है स्ट्रेच यार्न, फिर स्पन यार्न, फिर टेक्सचर यार्न। तो नायलॉन से हमें 5 प्रकार के धागे या फिर रेशे प्राप्त होते हैं। मोनोफिलामेंट, मोनो उसे बोलते हैं जो हमेशा अकेला रहता है, मतलब कि इकहरे धागे। मल्टी हम उसे बोलते हैं जो हमेशा समूह में रहता है, मतलब कि बहुरेशीय धागे। स्ट्रेच यार्न हम उसे बोलते हैं जिसे हम खींचते हैं और खींचने के बाद वो थोड़े करली हो जाते हैं, तो उसे ही हम स्ट्रेच यार्न कहते हैं। फिर आता है कता हुआ स्पन यार्न, कता हुआ धागा। फिर आता है टेक्सचर यार्न, उसके बाद से टेक्सचर धागे। नेक्स्ट पे आते हैं इकहरे धागे। अब इन सबको हम आराम से देखेंगे। मोनोफिलामेंट,
मोनोफिलामेंट को इकहरे धागे बोलते हैं। एक रेशे का बना होता है और यह अत्यंत महीन बारीक चिकनी सतह वाला मजबूत होता है। इस पे बटाई नहीं की जाती है। मल्टीफिलामेंट बहुरेशीय होते हैं। ये दो मोनो से मिलाकर बनता है। इसकी मजबूती मोनो से ज़्यादा होती है। इसमें बटाई की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेचियान। ये धागे खींचने पे फैलते हैं, छोड़ देने पे घुंघराले हो जाते हैं। प्रत्यास्था नम्यता का गुण होता है एवं शरीर के अनुसार फिट हो जाते हैं। फिर आता है स्पन्यान। स्पन्यान मतलब कता हुआ। स्पन्यान मतलब कि कता हुआ। छोटे छोटे धागों में जो होते हैं उसे ही हम स्पन्यान कहते हैं और इस पे बटाई की जाती है। सिर्फ मोनो पे बटाई नहीं की जाती है, बाकी सब पे की जाती है। फिर आते हैं हम 1 मिनट। फिर आते हैं सही। इसकी लंबाई 1 से 5 इंच होती है स्ट्रेचियन की, इस कता हुआ की। इसकी सतह फुज्जीदार, कोमल एवं लहरदार होती है। इसमें मोजे, बनियान आदि बनाए जाते हैं। फिर आता है टेक्सचर धागे, टेक्सचरयान सतह में परिवर्तन किया जाता है। सतह पर छोटे बड़े लूप उठाए जाते हैं एवं रोए उठाए जाते हैं। मोटाई बढ़ जाती है, वजन के हल्के होते हैं एवं इसमें कंबल, शॉल बनाए जाते हैं टेक्सचरयान से। अब आते हैं नायलॉन के धागे से बने वस्त्र को देखते हैं। नायलॉन के धागे से 3 प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। नायलॉन के धागे से 3 प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, देखते हैं। पहला है 100% नायलॉन के वस्त्र। ये वस्त्र 100% नायलॉन के बने होते हैं। ये वस्त्र हल्के, मजबूत, टिकाऊ एवं सुंदर होते हैं। दूसरा होता है मिश्रित वस्त्र। इसमें नायलॉन के रेशे के साथ अन्य रेशे को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं नायलॉन प्लस ऊन, नायलॉन प्लस कपास। जैसे कि मान लीजिए जहाँ घिसता ज़्यादा है कपड़ा, ठीक, वैसे जगह पे हम नायलॉन का इस्तेमाल कर देंगे तो वो जल्दी वहाँ पे फटेगा नहीं। जैसे अंडर आर्म्स और भी बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कपड़े जल्दी घिस जाते हैं, जैसे हमारी नी, कोहनी के पास। तो ऐसे जगह पे नायलॉन मिक्स करके बना दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सम्मिश्रित वस्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं। वैलेंट रेशो द्वारा, मिक्सचर रेशो द्वारा एवं संयोजित वस्त्र। और जो नायलॉन के 3 प्रकार के वस्त्र है उसमें तीसरा ये है प्रबलन के रूप में। प्रबलन का अर्थ होता है तैयार वस्त्र को मजबूती प्रदान करने के लिए। उस स्थान विशेष पर जहाँ पहनने से घिसकर शीघ्रता से फटती है, उस हिस्से पर नायलॉन का प्रयोग कर उसमें प्रबलन मतलब कि मजबूती उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी विशेषता नायलॉन की जब भी हम किसी वस्तु की विशेषता देखते हैं तो रासायनिक और भौतिक 2 प्रकार की देखते हैं। अभी हम भौतिक देख रहे हैं। तो इसकी जो भौतिक विशेषता है ये नायलॉन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के मिश्रण से बना होता है। हाइड्रोजन के कारण नायलॉन का जो रेशा होता है वो मजबूत होता है। संगठन प्रोटीन के जैसा ही होता है। चमक अधिक होती है। चमक कम करने के लिए डिलस्टिंग प्रोसेस किया जाता है। और मजबूती, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता का गुण विद्यमान होता है। एवं नायलॉन का अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शनल काट गोल चित्तीदार दिखते हैं। छोटे छोटे गोल चित्तीदार दिखते हैं। इसकी जो संरचनाएं होती हैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ऐसे गोल राउंड बनाकर उसके अंदर बिंदी जैसी दिखती है।
और इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है, मतलब कि लॉन्ग सेक्शनल काट, पारदर्शी कांच के छड़ के समान दिखता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों पे ध्यान देंगे। अनुप्रस्थ में गोल चित्तीदार दिखते हैं, अनुदैर्ध्य में हमें पारदर्शी कांच के छड़ के समान दिखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी नमी अवशोषकता की क्षमता का अभाव रहता है। इस पे कीड़े और फफूंदी का प्रभाव नहीं पड़ते हैं। तनाव सहने की क्षमता विद्यमान रहती है एवं सिकुड़न नहीं पड़ता है। ताप का नायलॉन के जो रेशे होते हैं वो ताप के कुचालक होते हैं, इसलिए गर्मी में नहीं हम पहन पाते हैं। इसे 670 डिग्री फ़ारेन या फिर 480 डिग्री फ़ारेन के संपर्क में आते ही पिघलना शुरू हो जाता है। नमी और शुष्कता का अभाव होता है, इसलिए जल्दी ही सूख जाता है। ये जो कपड़े इसके बने होते हैं वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। अब इसकी रासायनिक विशेषता देख लेते हैं। सामान्य अम्ल या फिर क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। नायलॉन के रेशे पे ब्लीच, इस पे हम हल्की ब्लीच कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइक्लोराइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग कर हम इस पे हल्की ब्लीच कर सकते हैं। रंग सरलता से इस पे चढ़ जाता है नायलॉन के रेशे पे, और पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अवशोषक क्षमता नहीं होती। तो ये तो आज हमने नायलॉन देखा। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक पूछना था आप सबसे कि फिजियोलॉजी की मैंने जब मेरी तबीयत खराब थी मैंने लगभग शायद 1000 होंगे रुक के उसको PDF को रेडी किया है। तो ऐसा माइंड में है नहीं कि कितने मैंने 1 लाइनर उसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं, बट अगर आप सब देखना चाहेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। रहा प्रैक्टिस सेट, वो भी लाया जाएगा। मैंने सोचा आज आप सबके साथ क्लास शेयर किया जाए, तो इसलिए क्लास नायलॉन के शेयर किए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।